और कल एक और चीज़ शेयर की थी मैंने ग्रुप में, आज शेयर की थी, क्या था वो, देखा किसी बच्चे ने? गुड इवनिंग सर। ग्रुप में एक और चीज़ भी शेयर की थी मैंने, किसी बच्चे ने देखी हो तो बताओ आज, बताओ बेटा। NLM है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का मैंने PDF शेयर किया PYQs का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, देखा खोल के किसी ने? बताओ, देखा तो बताओ, नहीं देखा तो बताओ। देखा था, चलिए आप जिन्होंने नहीं देखा उनको अभी क्लास में खोल के दिखाएंगे, उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और इसके अलावा और क्या करेंगे बेटा? इसके अलावा हम अल्टरनेटिंग करंट के PYQs, है ना, तो जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाएगा कि हाँ यार, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वैसा वैसा हम कुछ कर पा रहे हैं, हम सॉल्व कर पा रहे हैं उनको ईजिली, है ना। तो फिर यही है, कुछ आज करेंगे, एक दिन फिर से बचे हुए सारे क्वेश्चन PYQ जितने भी है वो सब कर लेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर, दिख रहा है सर। तो अभी इसमें ना 12-13 क्वेश्चन है इस PDF में, तो इनको हम करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट से। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। या फिर एक काम करें, पोल्स यूज करके फिर से पोल यूज करें आज। बताओ, पोल यूज करना है तो पोल में आप लेते हैं, यस सर। है ना, पोल्स। तो पोल्स में आइडिया भी रहेगा कितने बच्चे कर रहे हो तुम लोग ना। तो कुछ बच्चे सिर्फ वेट करते रहते हैं कि सर या तो सर आंसर बता देंगे या फिर कोई और ही बता देगा, ठीक है। तो अभी मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जो भी आपको सही आंसर लगे वहाँ पे जाके आप आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन 1 के लिए पोल मैंने लॉन्च कर दिया है बेटा। करो आंसर करो। सर ऑप्शन सी। पोल में आंसर करना आता है बच्चों? यस सर, कर दिया। कर दिया। तो अभी देखेंगे कौन सा। हाँ बेटा, पोल शो नहीं हो रहा। पोल शो पहले नहीं हो। एक्टिविटीज पे जाओ, फिर वहां से शो हो जाएगा। हाँ, पहले एक्टिविटीज पे जाओ। देखो, जिनको नहीं आता उनको सर बता नहीं दो। शो रहा सर, एप्लीकेशन देखो जाके 3 डॉट्स पे जाओ, नहीं हो रहा शो। एक्टिविटीज में जाओ, देखो पोल्स में 1 एक्टिव दिखा रहा है, क्लिक करेंगे तो आ रहा है, ये लाइव है पहला वाला पोल। सर हमारे में फोन ही होता। अच्छा, आपके में शो नहीं होता, तो जिनका नहीं हो रहा शो, नेक्स्ट क्लास से ऐप अपडेट करना बेटा, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और यस सर, हमारे भी शो नहीं हो रहा है। अपडेट करा फिर भी नहीं आता। सर नहीं हो रहा है। फिर भी नहीं हो रहा, ऐसा अपडेट किया था अभी। अभी अपडेट किया फिर भी नहीं हो रहा? अच्छा, यस सर। इसका कुछ रीज़न होगा तो उसको फिगर आउट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब चीज़ें ठीक होती है, कुछ बच्चों का शो नहीं करता है, लेकिन एक दिन नहीं कर रहा, किसी और दिन हो जाएगा। अगर ऐसा रेपिटेडली हो रहा है तो फिर हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो जिनका नहीं हो रहा शो वो अपना चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका सही आंसर क्या है? पीक वैल्यू ऑफ AC सोर्स इज इक्वल टू, पीक वैल्यू किसके बराबर होगा बच्चे?
पीक अंडर वैल्यू का रूट टू। मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर ऑप्शन सी। वी यस वी सर, नॉट इज ऑप्शन इक्वल सी। टू, क्या होता है वी नॉट? रूट 2 टाइम्स वी आर एम एस, है ना? क्यों? क्योंकि वी आर एम एस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? वी नॉट बाय रूट 2, और यही किसके बराबर होता है? 0.707 वी नॉट, है ना? तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि पीक वैल्यू किसके बराबर होगी? तो पीक वैल्यू को वी कैन राइट कि इट विल बी रूट 2 टाइम्स ऑफ आर एम एस वैल्यू, है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया मेरा। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे? हाँ जी, यस। जिन बच्चों को यस समझ सर। है तो पूछ यस लेना, सर। है ना? तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था, कब आया था? 2022 में आया था नीट में। तो जिन्होंने किया होगा वो तुरंत ठीक कर दिया होगा, तो इसमें ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताओ, पोल में आंसर करो फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 3। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का पोल मैंने लाइव कर दिया है, वहाँ पे जाके आंसर करो। एसी सर्किट के अंदर आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है? विच इज़ द राइट आंसर? ये तो सेम ही क्वेश्चन है, फर्स्ट और 3 में कोई डिफरेंस है नहीं। ये 1994 में आया था। कौन सा करता है बताओ फटाफट, विच इज़ द राइट आंसर? क्या कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे? सर बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कि बी है ये बताओ। नहीं, आज नहीं होगा नया चैप्टर स्टार्ट। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, लेकिन नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा तो क्लास छोड़ के मत जाना, ये क्वेश्चन भी काम आएंगे। हाँ जी, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। मेरी आवाज़ कम आ रही है? रुको यार, यस सर। कुछ फर्क पड़ा अभी? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, अगर फर्क पड़ गया अच्छी बात है। देखो बच्चे, तो क्या करना है अपने को? कौन सा ऑप्शन है, बी की डी? डी। डी। डी नहीं डी। ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर सही डी। है। ऑप्शन डी। आई नोट क्या होता है? रूट 2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, बी वाला कि डी वाला? बी में तो आई आर एम एस को आई आर एम एस की वैल्यू ज़्यादा है ना, रूट 2 टाइम रूट टू क्या होता है? 1 से ज़्यादा। तो ये तो कह रहा है आर एम एस वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू को रूट 2 से डिवाइड कर दोगे तब आपका आर एम एस वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए ये करो। इसमें एक नया कंसेप्ट आपको बताऊंगा मैं, जो हमने शायद डिस्कस नहीं किया है, वो आपको अभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पोल लॉन्च कर देते हैं, है ना? यहाँ आंसर कर दो सब बच्चे जिनका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं जिनका पोल नहीं चल रहा है।
ये आंसर क्वेश्चन नंबर 4। यस सर कर दिया आंसर। यस सर कर दिया। अच्छा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसा क्यों है ये बताता हूँ आपको। देखो सर मैंने तो ऑप्शन ए ही दिया। अच्छी बात है, 2 बच्चों ने ऑप्शन ए किया है, बाकी सबने गलत। तो शायद आपको ये पता नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं, अभी समझो लेकिन सब बच्चे ध्यान से। देखो बच्चा, डीसी जो पावर सोर्स है, डीसी पावर सोर्स को जो करंट है, डीसी करंट, वो आपका कंडक्टर के अंदर से फ्लो करता है। तो अगर एरिया दोनों का बराबर है, मान लो फर्स्ट अगर एक सिंगल वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कितना दिया हुआ है, ए है, और दूसरे छोटे छोटे वायर हैं, 10 हैं, 10 वायर्स हैं, तो उनका हर एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है? हर एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है A/10। तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे 10 वायरों का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लोगे आप, मान लो टोटल, तो कितना आ जाएगा वो? दैट विल बी A/10 इंटू 10, यानी कि ए के बराबर ही आएगा। तो एरिया तो दोनों ही केस में बराबर है, तो इसलिए डीसी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। डीसी के लिए आप कोई सा भी यूज कर लो, चाहे मल्टीपल वायर्स यूज कर लो पतले पतले, या फिर एक मोटा वायर यूज कर लो, राइट। बट एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट मोस्टली सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे फ्लो करता है, यानी कि चार्ज जो है इसके सरफेस पे ही फ्लो करेगा अल्टरनेटिंग। तो उस केस में जो है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो एसी के लिए आसान होगा फ्लो करना, अल्टरनेटिंग करंट के लिए इजी होगा। तो कौन से वाले में सरफेस एरिया ज़्यादा है? छोटे छोटे 10 वायर रहे तब ज़्यादा है कि बड़ा एक वायर रहे तब ज़्यादा है? सरफेस एरिया पतले पतले वायर्स का ज़्यादा रहेगा कर्ड सरफेस एरिया, कि एक मोटे वायर का कर्ड सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा? बताइए, बताओ। सर मोटे वायर का। मोटे वाले वायर का कर्व सरफेस एरिया कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। अरे 10 हैं, ये 10 हैं। देखो, आपने सरफेस टेंशन पढ़ा था 11th में। सरफेस टेंशन जो यस था सर। वो क्या होता है? यस सर। वो क्या है? सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन जो था वो बड़ा ड्रॉपलेट है, मान लो। तो बड़ा ड्रॉपलेट जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता था, तो उसका क्या होता था? कर्ड, उसका सरफेस एरिया बढ़ता था कि घटता था? बढ़ता था, है ना, बढ़ता था। जब व्हेन द ड्रॉपलेट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, तो टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता था। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है? एक बड़ा वायर है, उसका जो सरफेस एरिया है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर, वो व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि रेडियस ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया कम रहेगा, टोटल सरफेस एरिया, इन कंपैरिजन टू सेम मटेरियल को यूज़ करके आपने छोटे छोटे पतले पतले 10 वायर बना लिए। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे इसका एरिया कितना है बच्चे? ए है, तो ये ए किसके बराबर है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो क्या है बच्चे? ए बाई पाई का अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ पर A/10 है, तो इधर सेकंड केस में अगर मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो आर कितना आएगा? A/10 पाई का अंडर रूट, ठीक है। अब इसको आर डैश बोल लेते हैं, ठीक है। एक तो आर है और एक आर डैश है। तो आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई टू पाई आर एल, है ना, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो फर्स्ट केस में कर्ड सरफेस एरिया अगर मैं यहाँ निकालूँ, एक कर्ड सरफेस, ये क्या आएगा? 2 पाई इंटू आर, आर जो आपका A/पाई इंटू एल, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। ये कांस्टेंट मान लेते हैं, दोनों में सेम रहेगा। और इधर निकालूं कर्ड सरफेस एरिया टोटल, तो क्या आएगा? 10 इंटू 10 वायर है, और एक का कितना आएगा? 2 पाई इंटू आर, यहाँ पे आर है आपका A/10 पाई, और इंटू एल। तो अब इन दोनों कंपेयर करके देखो, इन दोनों को कंपेयर करके देखो, तो क्या आ रहा है बच्चे? 10/√10, 10/√10 टाइम्स समथिंग, है ना, 10/√10 टाइम्स 2 पाई रूट A/पाई इंटू एल। और ये देखो यहाँ पर जो वैल्यू है 2 पाई इंटू √A/पाई इंटू एल, ये आपका AC है, पहले वाले केस का कर्ड सरफेस एरिया। तो इससे मेरा क्या मतलब हुआ कि अगर ये सेकंड केस में कितना हो गया? 10/√10 टाइम्स ऑफ प्रीवियस केस का कर्ड सरफेस एरिया। तो 10/√10 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी कि कम होगी?
10/√10 की वैल्यू 1 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा। ज़्यादा है। तो मुझे बताओ सेकंड केस में सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? ज़्यादा। ज़्यादा। होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए ज़्यादा इजियर पाथ कौन सा है? पतले पतले मल्टीपल स्ट्रैंड्स, है ना? मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट डीसी पे तो डिपेंड करता ही नहीं है सब कुछ। डायरेक्ट डीसी पे सारी चीज़ें कुछ डिपेंड करती नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि डीसी के लिए कोई सा भी सही है। ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों में से कोई भी यूज़ करो डायरेक्ट करंट के लिए, राइट? तो अपना ऑप्शन ए सही है। तो अब आगे से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या होगा? ईजियर होगा फ्लो करना, है ना? तो आगे से ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए ईजियर पाथ है, तो ऐसा होगा, ठीक है? चलिए, ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप इसमें कंसेप्ट आपको ये याद रखना है। चलें अब आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। यस तो आगे यस सर। भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे सरफेस एरिया की बात होगी। तो क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट आपका सरफेस के अलोंग फ्लो करता है, तो जहाँ भी आपको ये सरफेस ऑफ द वायर का सरफेस कौन सा है भाई? जिस कर्व्ड सरफेस पे फ्लो कर रहा है ना। क्रॉस सेक्शन तो ठीक है, बट आउटर सरफेस पे फ्लो कर रहा है, तो आपको कर्व्ड सरफेस जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के लिए फ्लो करना आसान होगा। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है बच्चे? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 अब थोड़ा फॉर्मूला खेल लेते हैं। कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is connected in series with a bulb B and an AC source. Brightness of the bulb decreases. ब्राइटनेस कब डिक्रीज करेगा? यहाँ भी थोड़ा नया कंसेप्ट एक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? आप एक बार ट्राई करो, आसान है वैसे फिगर आउट करना, बट ट्राई। तो इसका डायग्राम मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। एक कॉइल है और क्या जुड़ा हुआ है? एक बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है? सर्किट के अंदर एक इंडक्टर कॉइल है बच्चे, उसके आगे गए तो एक बल्ब जुड़ा हुआ है। बल्ब का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। इसके आगे गए, यहाँ गए, और इनके साथ जुड़ा हुआ है एक एसी सोर्स, ठीक है? तो अब पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब कम या ज़्यादा कब होगा? जब बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो ज़्यादा ब्राइट जलेगा, कि कम पावर कंज्यूम करेगा तो कम ब्राइट जलेगा? सर ज़्यादा पावर कंज्यूम ज़्यादा करेगा पावर तो कंज्यूम करेगा तो ज़्यादा जलेगा। अच्छा, बल्ब के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, कि कम वोल्टेज लगाओगे तो ज़्यादा ब्राइट करेगा? अरे सुनो, एक बल्ब है आपके पास, ठीक है? आपने कभी ऐसा देखा है कि गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई या बाइक की बैटरी डाउन हो गई है, तो उस केस में क्या होता यस है? व्हेन द वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्रॉप्स, तो बल्ब तेज ग्लो करता है कि कम ग्लो करता है? कम। कम ग्लो सर करता है। कम। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा लगाऊंगा तो इन दैट केस मेरा रेजिस्टेंस जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा कि कम ग्लो करेगा? ज्यादा। ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा। ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, है ना? अगर इसके अक्रॉस कम वोल्टेज होगा तो ये, इसको बल्ब मान लो तुम, ये ट्यूब मान लो, ठीक है? तो ये कम ग्लो करेगा, राइट? तो अब क्वेश्चन को आंसर करो।
अच्छा बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे मुझे ब्राइटनेस को कम करना है कि बढ़ाना है, ये बताओ। बल्ब का ब्राइटनेस कम कब सर कम करना है। कम करना है कि कम बढ़ाना करना है सर। कम करना या है। डिक्रीज करना है। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज व्हेन, ब्राइटनेस बल्ब की ब्राइटनेस कब डिक्रीज होगी? तो सबसे पहले ऑप्शन ए को कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि एक कैपेसिटर और जोड़ दूं इसमें, जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर हो? इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर। तो अगर ऐसा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर हो तो क्या होगा उस केस में? क्या वो कंडीशन रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी कि कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे? यस सर। यस सर। तो सारा का सारा फिर पावर ड्रॉप किस में होगा? रजिस्टर में। जितना भी पावर डिसिपेशन है किस में होगा? रजिस्टर में। तो रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज, टोटल पावर प्रोवाइडेड बाय द AC source will be consumed by resistor in case of resonance। तो ऑप्शन ए आने से ब्राइटनेस बढ़ेगी कि घटेगी, ये बताओ। सर बढ़ेगी। सर बढ़ेगी। बढ़ेगी ब्राइटनेस। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अगर बच्चे कैपेसिटर जुड़ गया तो ये कैपेसिटर इंडक्टर के इफेक्ट को खत्म कर देगा और जितनी भी वोल्टेज यहाँ से मिलेगी वो सारी की सारी बल्ब के अक्रॉस ड्रॉप होगी, तो बल्ब तेज तेज ग्लो करेगा, राइट। ऑप्शन सी ए से ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए तो मेरा गलत हो गया। अभी रुक जाओ, देखते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने गलत। सर ऑप्शन डी। देखते हैं, रुको रुको रुको। ऑप्शन सी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज डिक्रीज्ड। क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है वोल्टेज ड्रॉप? नो सर। नो सर। नहीं करता है ना। फ्रीक्वेंसी अगर ड्रॉप हो जाए तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करेगा, डिपेंड। तो रुक जाओ, कैसे करेगा बताता हूँ। कैपेस यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या है बच्चे? 2 पाई F इंटू L। तो अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ। फ्रीक्वेंसी को कम किया तो एक्सएल की वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। सर कम होगी। अगर कम होगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो गया तो मुझे बताओ कि भाई फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कम होगा कि बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर कम हो गया, अरे कुछ भी मत बोलो यार, इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? करंट इन द सर्किट इनटू एक्सएल। ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर एक्सएल कम हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? चलो एक केस से समझाता हूँ, रुक जाओ, तुम लोग सब कंफ्यूज हो। मान लो ना, बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, छोड़ो सारा खेल, इसको बल्ब ही ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि तुम्हें रेजिस्टेंस से भी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल अच्छा सा चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। ये बल्ब है हमारा, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है इस सर्किट में, ठीक है बेटा। मान लो इसने 10 वोल्ट प्रोवाइड किए किसी टाइम पे, ये जो बैटरी थी इसने 10 वोल्ट प्रोवाइड किए, जिसमें से 2 वोल्ट ड्रॉप हो गए इंडक्टर के अक्रॉस। कितने बच गए बल्ब के लिए? 8 वोल्ट्स, ठीक है। अब ये 8 वोल्ट से बढ़कर 10 वोल्ट हो जाए या 8 वोल्ट से बढ़कर 9 वोल्ट हो जाए तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इंक्रीज करेगी, और अगर ये 8 वोल्ट से कम हो जाए तो क्या होगा? ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज करेगी, ठीक है बच्चे। और ये 2 वोल्ट दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट इन द सर्किट एट दिस इंस्टेंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है बच्चे। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई FL। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या किया मैंने? फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा कि बढ़ेगा? पहले बताओ। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो रहा है तो मुझे ये बताओ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कम हो जाएगा तो बची हुई वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप होगी? बल्ब के अक्रॉस। तो ये 8 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी अवेलेबल वोल्टेज टू द बल्ब, तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो सेकंड केस में भी ब्राइटनेस बढ़ेगी, सॉरी केस 3 में भी ब्राइटनेस बढ़ेगी, तो केस सी भी गलत हो गया।
ए में भी बढ़ रही थी तो ए भी गलत हो गया। लास्ट देखो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ टर्न्स अगर घटा दिए जाए कॉइल में तो भी क्या होगा, एक्सेल डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा एल की वैल्यू रहती है। तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स अगर घटाए जाएंगे तो भी क्या होगा, तो भी एक्सेल की वैल्यू कम होगी, और कम होगी एक्सेल की वैल्यू तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो मेरा सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। तो जो आपको नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा नॉलेज समझो। देखो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। इस कॉइल के अंदर एक आयरन रोड इंसर्ट कर दी गई है, तो क्या होगा, ये आयरन रोड क्या करेगी, मैग्नेटाइज होगी। भाई इंडक्टर का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक आयरन रोड रखी जाएगी तो क्या इसको मैग्नेटाइज होना पड़ेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक सर फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक एक्स्ट्रा चीज को मैग्नेटाइज करना पड़ रहा है, तो क्या उसमें वर्क डन या पावर कंजम्पशन होगा। सर तो पावर कंजप्शन पावर होगा। कंजम्पशन होगा, किसी एक्सटर्नल चीज को आप मैग्नेटाइज कर रहे हो। तो जैसे ही पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो बल्ब के अक्रॉस अवेलेबल पावर या अवेलेबल वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस। रिड्यूस हो जाएगी। तो बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी कि बढ़ेगी, सर कम होगी। कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही है मेरा, क्योंकि बल्ब की ब्राइटनेस केवल ऑप्शन बी जो है उससे कम हो रही है। ऑप्शन ए में कम इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो केस था रेजोनेंस का, इंडक्टर का एक्सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस आर आ जाएगा जो बल्ब का रेजिस्टेंस है बस। तो वो तो मैक्सिमम करंट का केस है, ज़्यादा करंट तो ज़्यादा ब्राइटनेस, ज़्यादा वोल्टेज अवेलेबल तो ज़्यादा ब्राइटनेस। ठीक है, केस सी जो था उसमें फ्रीक्वेंसी कम होने से एक्सेल की वैल्यू कम हो रही है, और जैसे एक्सेल की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज अवेलेबल टू द बल्ब बढ़ जाएगा, तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी में भी सेम वही हो रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी कम हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका ब्राइटनेस जो है बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज व्हेन यू इंसर्ट अ मेटेलिक रॉड इनसाइड द कॉइल, तो उससे क्या हो रहा है बच्चे, उससे there is some extra work that has to be utilized to magnetize this inductor, this soft iron core। तो इसकी वजह से आपका अवेलेबल पावर टू द बल्ब या अवेलेबल वोल्टेज टू द बल्ब आपका कम हो जाएगा, तो इस वजह से ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज ओनली इन द केस ऑफ ऑप्शन बी। ठीक है, अब समझ आया बच्चों, यस यस सर। यस सर। कितने बच्चों को जेन्युइनली समझ आया, हैंड रेज करो। किसी को डाउट है तो पूछेंगे, अभी डाउट जिन बच्चों का पूछो, जिन बच्चों को डाउट है, जिनको समझ नहीं आया वो पूछेंगे एक बार इसको, जो भी डाउट आपको रह गया किसी पार्ट में। तमन्ना में डाउट है बच्चे, नो सर। किसी और बच्चे को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें फिर। यस सर। चलिए, द करंट आई इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद इंडक्टेंस कॉइल वेरीज विद टाइम। तो एक सर्किट है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट है और एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो उसमें करंट और टाइम का ग्राफ आपको दे दिया, वोल्टेज का ग्राफ पूछा इन द सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि करंट सॉरी सर्किट कौन सा है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है क्योंकि सिर्फ एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है, दिस इज अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब आगे की कहानी आप सोचो कि वोल्टेज लैग करेगा कि करंट लैग करेगा, क्या होगा वो देखो। सब कराया हुआ आपको, पोल लॉन्च कर रखा है ऑलरेडी, आंसर करेंगे वहाँ पे। क्वेश्चन समझ ना आए इन बिटवीन तो आप पूछ लेंगे बेटा।
प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है, ये बताओ। सर लीड करता है। करंट का इक्वेशन क्या था? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज की करंट? सर वोल्टेज। 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 अब आई टी ग्राफ को देखो, आई टी ग्राफ में t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या है बच्चे? करंट टाइम ग्राफ देखो, t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या है? 0 t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू 0 है। तो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी इस पॉइंट पे कि मिनिमम? मैक्सिमम मैक्सिमम, बिकॉज करंट, मैक्सिमम। बिकॉज वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया फिर? ऑप्शन सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है बच्चे। और वैसे भी देख लो, थोड़ा आगे बढ़े, जब करंट आपका मैक्सिमम हुआ उस टाइम वोल्टेज 0 हो गया, है ना? जब करंट मैक्सिमम हुआ तो उस समय वोल्टेज 0 हो गया। तो अगर मैं इसको एक साथ प्लॉट करूं यहीं पे, तो ये ऐसा होगा बच्चे कुछ, फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा। जब ये करंट 0 होगा तो वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, फिर करंट आगे बढ़ेगा, वोल्टेज ऐसे चला जाएगा। समझ गए? ये क्रॉस इधर नहीं आएगा, क्रॉस आपका आगे ही आएगा, बस थोड़ा सा गलती हो गई तो ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये जब ये मैक्सिमम होगा तो इधर वोल्टेज इसको फिर से क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है? तो ऐसा होगा ये, राइट? तो अपना ऑप्शन Yes, sir. ए इज द राइट आंसर। जिनको डाउट है बच्चे पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हाँ शिका, सर ऑप्शन सी आ रहा है मेरा। करो भाई, सब लोग करो। यस सर मेरा भी Yes, सी आ रहा sir. है। Option C आ रहा है. 40 microfarad capacitor is connected to this 200 volt RMS 50 hertz source. The RMS value of the current in the circuit is, RMS value of current आपको निकालना है। तो देखो गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है बच्चे, VRMS दे रखा है, बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. और IRMS कैसे निकलेगा? ERMS बाय एक्स। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना? तो इसके Yes, अंदर sir. रख दो वैल्यूज 200, XC क्या होता है 1 बाय ओमेगा C। तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 2 पाई एफ इंटू सी, वैल्यूज रखेंगे सीधा सीधा। 200 इंटू 2 पाई इंटू frequency is given as 50 into capacitance is given as 40 into 10 to the power minus 6। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने क्या आ रहा है ऑप्शन 2.5 एम्पियर है, 2.5। तो करंट आरएमएस इन द सर्किट इज 2.5 एम्पियर। हमने एक्सी क्यों यूज़ किया बच्चे? क्योंकि अकेला एक ही कंपोनेंट था, और जब कैपेसिटर रखा होता है
इस सर्किट में, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होता है बच्चे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर, और उसका फॉर्मूला 1/ओमेगा c होता है। वैल्यूज रख दी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो पूछेंगे बच्चे। तो 2020 में आया था, इसमें कितना टाइम लगा? 20-25 सेकंड। हाँ लक्ष्मण, सर रिपीट कर दो एक बार। देखो बच्चे, अगर एक कैपेसिटर सर्किट में जुड़ा हुआ है, हाँ, और उस पर AC सोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? इस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होगा कुछ। दिस कैपेसिटर विल इंट्रोड्यूस सम रेजिस्टेंस इनटू द सर्किट, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है XC का? दैट इज 1/ओमेगा c, where C is the capacitance of the circuit and omega is the angular frequency। तो इसी को अगर फर्दर सॉल्व करते तो किसके बराबर आता है? 1/2πf। ओमेगा की जगह 1/2πf, ओमेगा की जगह 2πf आ गया, और कैपेसिटेंस के C रख दिया। तो यहाँ पे फिर इसी को सिंप्लीफाई किया गया है कि IRMS इज इक्वल टू 2π इंटू f। ये फ्रीक्वेंसी दिया है क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज, ठीक है, और ये आपका कैपेसिटेंस है C। तो वही फॉर्मूला आपने रख दिया। तो वैल्यूज आपकी फिर इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 एम्पियर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बेटा। बहुत आसान सवाल है, फटाफट से आंसर करो। पोल में करो, चैट बॉक्स में करो। स्मॉल सिग्नल वोल्टेज V is equal to सर ऑप्शन डी। applied across a ideal capacitor। ठीक है जी। तो आइडियल कैपेसिटर के केस में एक वोल्टेज लगाया गया, साइनोसॉइडल वोल्टेज है, तो मतलब अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज है बच्चे, है ना। तो कैपेसिटर का कैपेसिटर पे जब AC सोर्स लगाया जाता है तो बताओ वोल्टेज लीड करती है कि लैग करती है? लीड करती है सर। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है कि लीड करती है? सर वोल्टेज लैग करती है। सर वोल्टेज लैग कर, इंडक्टर में लीड करती है बच्चे। इंडक्टर का देखो अभी फॉर्मूला लिखवाए थे आपने, अभी बताया मुझे क्या है, वोल्टेज लीड कर रही है इंडक्टर में। कैपेसिटर में इसका ठीक उल्टा होता है। कैपेसिटर में क्या आएगा? लैग करेगी कि लीड करेगी? सर लैग वोल्टेज करेगी। वोल्टेज लैग करेगी सर, करंट लीड करेगा। इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी अगर है वोल्टेज, तो आपका करंट का इक्वेशन क्या आता है? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस प्लस 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 पाई बाई 2। तभी तो वोल्टेज लैग करेगी, करंट आगे चलेगा। ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या करंट डी वाला। और वोल्टेज सेम फेज में होंगे? नहीं। नो सर। क्या करंट लीड करेगा वोल्टेज को? करेगा। यस सर। पर एंगल कितना होगा? पाई बाई 2 90 90 होगा। तो अपना ऑप्शन डी भी गलत, बिकॉज इसमें एंगल गलत दे दिया। करंट सी देखो, करंट लैग्स वोल्टेज, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। करंट लीड करता है, तो ऑप्शन सी भी गलत। तो इनको गलत गलत करते हुए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। लेकिन डी सही क्यों है ये डिसाइड करके बताओ। वाई डी इज द राइट आंसर। ओवर ए फुल साइकिल कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी। अभी देखो पावर कंजम्पशन जब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में पढ़ा रहा था, तो नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर द कंप्लीट साइकिल क्या आ रहा था कैपेसिटर के लिए? आइडियल कैपेसिटर के लिए 0। मैं क्या बोल रहे थे? इंडक्टर और कैपेसिटर पावर कंज्यूम करते हैं सर्किट में, आइडियल कैपेसिटर एंड आइडियल इंडक्टर। बताओ। नहीं सर कर, आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है क्या बच्चों? नहीं, नो सर। नहीं कट रही बच्चे। तो सुनो, आइडियल कैपेसिटर और आइडियल इंडक्टर ये सर्किट में पावर कंजम्पशन करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ।
रुको, भूल चुके हो तुम लोग, क्या पढ़ाए हैं अब तुम्हें, कौन सा था ये शायद, ये तो LCR से, कल वाला। यहाँ पे देखो, इंडक्टर के लिए बताया था मैंने आपको, 4 अलग अलग दिए थे, 4 अलग अलग रीजन लिए थे। देखो क्या आया था, इसमें पॉजिटिव आ गया था फर्स्ट वाले में, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में फिर से नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो टोटल पावर ओवर कंप्लीट साइकिल क्या आया था इंडक्टर के लिए, 0। सिमिलरली कैपेसिटर का भी हमने देखा था, जहाँ पर कैपेसिटर का भी टोटल पावर कंजम्पशन कितना आया था ओवर द कंप्लीट साइकिल, 0। सर 0 आइडियल कैपेसिटर और आइडियल इंडक्टर पावर कंजम्पशन नहीं नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया फिर, ऑप्शन सर डी। डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है फिर, ऑप्शन डी की ओवर अ फुल साइकिल कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। क्यों हो रहा है ऐसा, 0 to 90 में कंज्यूम कर लिया, 90 से 180 में वापस दे दिया पावर सोर्स को, फिर 180 से 270 फिर से कंज्यूम कर लिया, 270 से 2 पाई गया वापस, तो फिर से वापस पावर सोर्स में एनर्जी चली गई है ना, तो ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 पावर कंजम्पशन आ रहा है। तो जिसको ये पहले पता था तो डी सही से सीधा टिक कर देता, नहीं तो अपने को करंट और उसका एंगल भी पता है, तो ABC को काट देंगे तो अपना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 करो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिस इज अप्लाइड, पढ़ो और आंसर दो चैट उसमें, इसमें आंसर दोगे पोल में, क्वेश्चन नंबर 9। करो बच्चे, वोट करो। In an AC circuit, an alternating voltage applied, है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला क्या दिया है, V is given as 200√2 sin of 100t, ठीक है, connected to a capacitor of 1 microfarad, the RMS value of current in the circuit, ठीक है बच्चे। तो मुझे सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा इसमें वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या है, V नॉट इज गिवन एज, बताओ, इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो सर 200√2 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ उससे, V इज इक्वल टू V नॉट साइन
ओमेगा टी। इससे कंपेयर करने पे मुझे क्या मिल रहा है, वी नोट की वैल्यू क्या है बच्चे 200√2 वोल्ट्स, ओमेगा की वैल्यू क्या है 100 है, सर 100। ठीक है। तो ये आपका ओमेगा मिल गया और वी नोट मिल गया मुझे इस इक्वेशन से। अब मुझे सबसे पहले तो वी आर एम एस निकालना पड़ेगा। तो वी आर एम एस कैसे निकलेगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नोट बाई √2, यानी कि 200√2 बाई √2 कितना आ गया वी आर एम एस मेरा सर फिर √2 200 वोल्ट्स, ठीक है। सर। ओके, अब करंट इन द सर्किट निकालना है। एक ऐसे सर्किट में करंट निकालना है जिसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और एक एसी सोर्स जुड़ा हुआ है। तो कैसे आएगा, क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू V बाय एक्स सी, अभी तो यूज किया यार कैपेसिटिव रिएक्टेंस, V बाय एक्स सी। तो आपको V बाय एक्स सी निकालना है, ठीक है। तो और ये कौन सा वाला करंट निकालना है, आर एम एस, तो वोल्टेज भी आर एम एस वाली रखो। तो वी आर एम एस बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फॉर्मूलाज लगाओ सारे। एक्स सी का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है आपको, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, अभी यूज किया था, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी। सी इज गिवन इन द क्वेश्चन, कैपेसिटेंस दे रखा है 1 माइक्रोफैराड, तो इसमें वैल्यूज रख दो। 200 है आर एम एस वैल्यू वोल्टेज, 1/ओमेगा सी क्या हो जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज, अच्छा ओमेगा ही दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी क्यों यूज़ करूँ मैं डायरेक्टली 1/ओमेगा सी ही रख लेता हूँ। तो ऊपर ओमेगा सी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ओमेगा इज गिवन एज 100 एंड सी इज गिवन एज 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 20 ME आ रहा है। 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स, ठीक है। तो अपना कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन डी। जिनको समझ नहीं आया, जिन नहीं कर पाए, एक बार सॉल्यूशन देख लो बेटा, और डाउट है तो डाउट पूछो। समझ आ गया, इसमें खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा था कि वोल्टेज की इक्वेशन से आपको वी नोट और ओमेगा निकालना था, ठीक है। तो वी नोट मैंने उस इक्वेशन से कंपेयर किया, तो वी नोट की जगह 200√2 लिखा हुआ है, वी नोट की जगह क्या लिखा है 200√2, और ओमेगा की जगह 100 लिखा हुआ है। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने निकाल ली यहाँ से, और फिर आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, तो ये आंसर आ गया इधर। फिर IRMS के लिए ये निकाल लिया, इनमें वैल्यू रखी, तो मेरा 200 मिली एम्पियर आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। पोल सब लोग कर नहीं रहे हो, पोल करो बेटा सब बच्चे। ये तो क्वेश्चन 9 हमारा हो गया है, क्वेश्चन 10 करेंगे अब। 10 वेरी इजी क्वेश्चन। पेन के लिए पोल लाइव है, फटाफट से आंसर कर सकते हो। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, मतलब क्या C का मतलब क्या दिया है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, राइट।
और रिएक्टेंस कितना दिया है x। तो देखो क्या क्या गिवन है बच्चे, xc इज गिवन एज x और C आपको कैपेसिटेंस दे रखा है, ठीक है बच्चे। तो अब बोल रहा है कि इन द सेकंड केस अगर कैपेसिटेंस क्या कर दिया जाए 2c के बराबर हो जाए और फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा भी 2 ओमेगा के बराबर हो जाए, तो xc के फॉर्मूला में मान लो सेकंड केस में निकाल रहा हूँ xc डैश कर रहा हूँ उसको, तो 1 ओमेगा c होता है, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा रखो और c की जगह 2c रखो क्योंकि दोनों डबल हो गए, तो क्या हो गया 1/4 ऑफ 1/4 सर टाइम सी आ रहा है सर। अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो 1/4 हो गया किसके, 1/4 ऑफ एक्चुअल xc। तो क्या आंसर आ गया मेरा, ऑप्शन सी, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पता है सबको ये बात कि ओमेगा के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कैपेसिटेंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखा जाए तो फिर मेरा ऑप्शन 1/4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों को समझ नहीं आया ये वो पूछो, डाउट पूछ सकते हो अभी। अगला क्वेश्चन कराऊं बेटा, कोई यस बच्चा सर। यस सर, कोई समझ बच्चा आ गया। पूछ रहा था, डाउट शायद आवाज आई थी। चलो अगला कर लो, कोई नहीं, बाद में पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्वेश्चन चला गया तो मैं नहीं पूछ सकता, है ना। लास्ट में पूछ लेना अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो, कोई टेंशन नहीं है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ये सर्किट कौन सा है बच्चे, सर LRC। LRC सर्किट है, तीनों जुड़े हुए ना, इंडक्टिव, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड LCR सर्किट है। तो इसमें क्या करें, अभी इम्पीडेंस निकालना है। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला आपको पता है, जिनको भी इम्पीडेंस का यस फॉर्मूला सर, याद है बताओ, Z इज इक्वल टू अंडर आर R स्क्वायर स्क्वायर प्लस XC माइनस एक्ससी XL, माइनस एक्सएल एक्सेल। होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला को देखो और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उस डेटा को यूज करके गिव मी द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। भाई फटाफट से करो, सब बच्चे कर पाओगे इसको आप आसानी से, थोड़ा लेंदी होगा, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, करिए सब लोग, ठीक है। पोल भी लॉन्च कर दिया मैंने इसका, तो आप पोल में आंसर कर सकते हो।
सर ऑप्शन ए आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्या आपको XC दिया हुआ है क्वेश्चन में? XC दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो वी हैव टू कैलकुलेट इट। वी हैव टू कैलकुलेट इट। कैसे निकालोगे? 2 पाई 1/2 पाई f इंटू, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखो डायग्राम में 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है पावर सोर्स के साथ। कैपेसिटेंस कैपेसिटर के साथ में लिखा है 10⁻³ माइक्रोफराड, है ना। तो ऐसे वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करो। 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 इंटू 10⁻³ पाई 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। ये आपका वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। सर। तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा नीचे? 100 इंटू, नीचे आपका आ जाएगा 10⁻⁻4। तो ऊपर ले जाओगे 10⁻⁴ आ गया XC, है ना। नीचे अगर करें तो ये 10⁻2, ये 10⁻3, अच्छा 10⁻1 आएगा, सॉरी नीचे 10⁻+5 एंड -1। तो ये आपका 10 ओम्स आ गया फिर, है ना। 1/10⁻⁻1 आ रहा था तो 10 ओम्स आ गया। यस सर, यही आ रहा है। सिमिलरली आप निकालो XL की वैल्यू। XL भी नहीं दे रखा, तो XL क्या होगा? 2 पाई F इंटू L के बराबर। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी जो कि आपका 50/पाई इंटू 10⁻⁻3। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ रहा है? सब 100 5 ओम। 5, हाँ 5 ओम आ रहा है, ठीक है। तो XL आ गया 5 ओम। रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो नाउ द सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट Z वैल्यू। Z इज इक्वल टू √R²। R आपको 10 दे रखा है, प्लस XC 10 माइनस XL 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? 100 प्लस 25, तो √125। √125 क्या होता है? 5√5, है ना। √5 आ रहा है। 5√5, ठीक है बच्चे, ये आंसर रहेगा। अब इम्पिडेंस आ गया 5√5 ओम। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द इम्पिडेंस। अच्छा इम्पिडेंस ही निकालना है। तो ऑप्शन कौन सा सही आ गया मेरा? ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, अब क्यों नहीं कर पाए बेटा फिर? कुछ बच्चों ने किया भी है, उसने नहीं भी किया। इसमें डाउट है तो बताओ। LRC सर्किट का सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था हमने क्लास में, टू फाइंड आउट इम्पिडेंस। याद करो, नोट्स में देखना, ठीक है बच्चे। अभी जिनको डाउट है वो डाउट पूछो। तुम लोग डाउट ही नहीं पूछते हो यार। समझ आ गया क्या फिर तुम्हें? बेटा 13th क्वेश्चन ही नहीं दिखाया, उससे पहले वोट कर दिया। किसने किया है अभी वोट? क्वेश्चन नंबर 13 अभी आया ही नहीं है तो वोट कैसे कर दिया? चलो अगला करें क्वेश्चन फिर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो। दो 2022 में आए ये सवाल। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, टाइम लगाओ, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है बेटा ये? रेजोनेंस। यस सर। रेजोनेंस का, ठीक है, रेजोनेंस का क्वेश्चन है, करो।
नोट्स में चेक करो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, नोट्स में चेक करो। ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1/√LC। याद करो बेटा, ओमेगा नोट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, ये था ना 1/√LC। अब कोई भी हिंट नहीं दूंगा, अब आप आंसर बताएंगे सब बच्चे, ठीक है। पोल आपके लिए ओपन है, 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम लो, सोचो अच्छे से इसको, फिर आंसर करो। अगर क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लो, है ना। आंसर आ गया मुस्कान? सर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, देखो सुनो। अ सीरीज LCR सर्किट विद इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू AC पावर सोर्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि LCR सर्किट है जिसमें L, C और R की वैल्यूज दे रखी हैं। इट इज कनेक्टेड टू AC पावर सोर्स, जिसमें AC का जो वोल्टेज है वो क्या है, V इज इक्वल टू 200 साइन 100t। तो V नॉट साइन ओमेगा टी की जगह क्या है, 200 साइन 100t, राइट। अब देखो, इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द LCR सर्किट इज न्यू नॉट, ठीक है, तो ये एफ नॉट की वैल्यू दे रखी है, एफ नॉट या न्यू नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपको दे रखा है कि अगर ये न्यू नॉट है तो आप बताओ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज न्यू। इनके बीच में रिलेशन बताना है आपको, न्यू नॉट न्यू के बीच में, और इनकी वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बेटा फ्रीक्वेंसी निकालो इस सर्किट की। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ, 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू लिख सकते हैं ना ओमेगा को। ओमेगा की वैल्यू बताओ पहले, AC सोर्स का जो वोल्टेज दे रखा है उसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 है कि नहीं है बच्चों? यस सर। यस सर 100 है। 100 है ना। तो इस 100 वैल्यू को अब क्या करना है अपने को, देखो मैं इसको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। दिस इज द वैल्यू जो V नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके मुझे मिला V नॉट कितना है 200 और ओमेगा कितना है बच्चे 100, राइट। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ना, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। इसी को 2 पाई न्यू बोल दो। अगर ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू के बराबर है, तो एफ की जगह न्यू रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखता हूँ इसको, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, यू कैन सॉल्व इट बाई कि 100 इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो मेरा न्यू क्या आ गया, न्यू इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 पाई, ये कितना है 50 बाई पाई आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC पावर सोर्स कितना आ गया बच्चे, 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, मुझे पता है कि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/√LC, ठीक है। इसी फॉर्मूला को मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख लेता हूँ, 2 पाई न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। इससे अगला स्टेप करेंगे तो क्या करेंगे, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC,
एल और सी की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दे रखी है? एल इज गिवन एज 10, सी इज गिवन एज 10 माइक्रोफैराड। तो वैल्यू रख दो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो 10 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करो तो आपको न्यू नॉट की वैल्यू मिलेगी। सर BRS करो करो सॉल्व करो सब बच्चे, सब बच्चे सॉल्व करो इसको। ये सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर निकाल रहे हैं। ऑप्शन टू नोट निकाला था, दैट वाज फॉर एसी पावर सोर्स, ठीक है बच्चे। और अब हम सर्किट की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 10 इंटू, अच्छा इसमें एक दिक्कत कर दिया बेटा मैंने, कुछ एरर कर दिया। वो ये था कि यहाँ पे 10 नहीं लिखा हमने, 10 नहीं आएगा शायद। 10 लिखा है ना, 10 माइक्रोफैराड। तो इसको 10 के लिए 10 इंटू 10⁻⁻6 लिख देते हैं, ठीक है। सर ऐसे ही आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर? ऊपर आएगा 10 की पावर 2, 100 आ जाएगा। नीचे 10⁻⁻2 रहेगा अंडर रूट सॉल्व करने के बाद, तो ऊपर जाएगा 100/2 पाई फिर से। तो ये 50/पाई आ गया। तो यहाँ से मुझे पता यस क्या, सर। इन दोनों वैल्यूज को जोड़ के मुझे रिजल्ट मिला कि भाई न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट एंड विच इज इक्वल टू 50/पाई। दोनों की वैल्यू बराबर है और इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया बच्चे? पहले हमने यहाँ तक क्या किया? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पावर सोर्स, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है हमने न्यू नॉट, ये क्या है? न्यू नॉट इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, frequency of LCR circuit. हाँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट। Resonant frequency of LCR circuit. सर्किट। अब बताओ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट एसी पावर सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गया, तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है भाई, यही तो बात थी ना। यस सर। बाहर से Yes sir, हो रहा है. एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। याद करो यार, तुम लोग तो भूल जाते हो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? ये ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, ये सर्किट के लिए है फॉर्मूला। और कैलकुलेटिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। और ये कैसे आया था? हमने क्या असम्पशन लिया था यार कि XL इज इक्वल टू XC होता है, कब? जब रेजोनेंस हो रहा होता है। इसलिए सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है। तो XL की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 ओमेगा L के बराबर। और XC की वैल्यू क्या होती है? 1/ओमेगा C के बराबर। तो इधर लेफ्ट साइड में ले गया तो ओमेगा स्क्वायर बिकम्स 1/LC। तो ओमेगा क्या आया था? 1/√LC। तो यहाँ से तो ये फॉर्मूला आया था मेरा। क्या असम्पशन था कि इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के इफेक्ट को काट देते हैं, तो सर्किट बिहेव्स एज अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इन केस ऑफ रेजोनेंस। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया था। तो टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी का तो सिंपल है कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो न्यू निकाल लिया मैंने। तो दोनों बराबर हैं। तो इस केस में क्या रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्या समझ आया बच्चों? Yes sir. कि जो रेजोन समझना, बताओ क्या हुआ? सर मेरे को लगा आप पूछ रहे हो कि क्या समझी इस क्वेश्चन से, तो मैं आंसर देने लगी थी। अच्छा, क्या समझे इससे? वैसे बताओ क्या समझे आप लोग इस क्वेश्चन से? कि प्रैक्टिस करना, कि जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो भाई, भूल जाओगे ये नहीं तो। 2 दिन में भूल गए, अभी आपको याद दिलाया तो फिर सब कुछ से याद आ गया है ना। तो अगर आगे बढ़ते जाओगे भूलते चले जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे लास्ट में, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करो फिर।
क्वेश्चन नंबर 16 ये और करो, फिर अगले 2 क्वेश्चन बाद में कराएंगे, उनका अलग टॉपिक है। सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज सोर्स तो थोड़ा दिमाग लगा के करना इस क्वेश्चन। बिना सोल्व किए भी हो सकता है, अगर किसी को कंसेप्ट पता हो ना तो बिना इसको पेन रखे इसका सीधा आंसर आप लोग कर सकते हो। जो चीजें मैंने बताई हैं आपको क्लास में, ठीक उन्हीं को यूज करते हुए। आपको पावर फैक्टर बताना है, यानी cos फाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और आंसर आप लोग पहले पोल में करो, पोल में आंसर करोगे ज़्यादा बेहतर है। तो LCR सर्किट दिया हुआ है बच्चे, अगर उसमें से इंडक्टर रिमूव कर दिया जाए तो क्या बचेगा? π/3। नहीं तो क्या बचेगा? क्या कैपेसिटिव और रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। तो अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कैपेसिटर और रेजिस्टर C और R जुड़े हुए हैं तो उसमें फेज डिफरेंस क्या रहेगा? π/3 है ना, यहाँ पे दिया हुआ है वो वैल्यू π/3 दिया है, राइट। और अगर C को रिमूव कर दिया जाए तो फिर फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? फिर से π/3 हो जाएगा, है ना, फिर से π/3 हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चे? LCR सर्किट में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ। tan phi इज इक्वल टू, बताओ बेटा। सर XC माइनस XL/R। यस, ठीक है। तो यही फॉर्मूला 2 बार यूज करेंगे हम। देखो, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू मोड ऑफ XC माइनस XL अपॉन R। मोड क्यों ले लिया बच्चे? क्योंकि है ना tan माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो XC बढ़ा रहे चाहे XL बढ़ा रहे, फाई की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। अब पहला केस है केस 1। केस 1 में बताओ क्या रिमूव कर दिया? इंडक्टर निकाल दिया। तो इंडक्टर निकाल दिया तो सर्किट में XL की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं? यस सर। तो tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस 0/R। एक केस ये हो गया मेरा, ठीक है। फिर दूसरे केस में क्या किया? इन केस 2, केस 2 में क्या रिमूव किया मैंने? सर कैपेसिटर। कैपेसिटर रिमूव कर दिया। सर कैपेसिटर रिमूव tan कर फाई दिया। फिर क्या आ जाएगी? सर 0 XL/R।
XC की वैल्यू 0 तो सर XL 0 आ जाएगी। अपॉन R, तो ये क्या आ जाएगा XL अपॉन R, और ये पहले वाले केस में क्या था XC अपॉन XC अपॉन R। तो 10 phi इज इक्वल टू 10 phi, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि XC अपॉन R इज इक्वल टू XL अपॉन R। R। तो फिर क्या हुआ मेरा, क्या इक्वेशन आई, XC इज इक्वल टू XL। सर XL। ये Yes. कौन सा केस होता है जब XC XL के बराबर होता है LCR सर्किट में? पावर फैक्टर 1। सर 1.0 वाला पावर फैक्टर आता है। सर रेजोनेंस। हाँ रेजोनेंस। XC और XL सर बराबर, रेजोनेंस वाला होता है। तो XC और XL बराबर हो गए तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। और रेजोनेंस होएगा सर्किट में। और उसके बाद बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर कितना होता है? 0 या 1। सर 0। तो 1। सर 1 होता है। फैसला कर लो। सर प्योरली 1। रेजिस्टिव सर्किट सर, में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है कि मिनिमम होती है बच्चे, ये बताओ। मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है ना। सर मैक्सिमम होती है, 1 मैक्सिमम आएगा। होती है। पावर का फॉर्मूला क्या था यार, आई स्क्वायर जेड बाय आई स्क्वायर जेड कोस फाई। प्योरली रेजिस्टिव में क्या हो जाएगा, फाई आपका कितना हो गया 0, फाई 0 हो गया तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 1। प्योरली रेजिस्टिव में Yes, फेज sir. डिफरेंस क्या हो जाता है, ओवरऑल फेज डिफरेंस बिकम 0। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आपका LCR सर्किट इन केस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, XC इज इक्वल टू XL, राइट। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के जैसे बिहेव करने लगेगा LCR सर्किट, राइट। और उस केस में आपका फाई जो है वो कितना हो गया बेटा 0। सर 0। कोस फाई होता है आपका पावर फैक्टर, तो कोस फाई विल बिकम 1। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। C। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। अगर इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन कराए हैं ये है, इनमें जिनमें भी डाउट है वो बच्चे स्टे बैक करो, बाकी सब लोग ड्रॉप कर सकते हो। बिफोर रुको, उससे पहले एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। एक PDF मैंने आपको शेयर किया है बच्चों, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो वो PDF जो है ग्रुप में आपके पास आ गया होगा, ठीक है। उस PDF को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, वहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से हम उधर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वो आपका होमवर्क है। लास्ट मैसेज मेरा सभी ग्रुप्स में वही है, तो आप वहाँ पे नोट डाउन करना, दैट इज़ योर होमवर्क। उस PDF से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। NLM सॉल्व करेंगे। 4 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, उससे पहले हमारी 1 या 2 क्लास और लगेंगी, उनमें हम दोनों में NLM पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों को ऑफलाइन होगा क्या? क्या, हाँ, अब जिन बच्चों को यहाँ पर इससे पहले जो क्वेश्चन कराए उनमें डाउट है तो वो स्टे बैक करेंगे, बाकी सब लोग ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जिनको क्वेश्चन जो अभी तक कराए AC के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, दे कैन आस्क देयर डाउट, अदरवाइज ड्रॉप कर सकते हैं। बेटा जिनको डाउट है वो डाउट पूछ लीजिए अनम्यूट करके। जिनको डाउट है बेटा वो डाउट पूछेंगे, अदरवाइज फिर मैं डिस्कनेक्ट करूँगा कॉल को।